जस्ट आप लोग इमेजिन करिए कि एक युद्ध में एक तरफ हजारों सैनिक हैं और दूसरी तरफ अपनी सरजमीन को बचाने के लिए मात्र 300 स्पार्टन्स हैं। तो ये कुछ ऐसे ही स्पार्टन्स की स्टोरी है जो अपनी निडरता और बहादुरी के आगे कई हजारों पर भी भारी पड़ गए। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता है। एक स्पार्टन के पैदा होने पर इस चीज का बारीकी से मुआयना किया जाता है कि वो किसी भी तरह से कमजोर ना हो, और अगर उसमें कोई भी कमी हुई तो यहाँ उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। छोटी सी उम्र में ही उसे उस दर्द से गुजारा जाता है जिससे वो खुद से बहादुरी का स्वाद चख पाए। 8 साल की उम्र में अपनी माँ से दूर ले जाकर उसे इस कदर से तैयार किया जाता है जिससे डर क्या होता है वो ये चीज भूल जाए, और आखिर में उसे बर्फीले जंगल में भेड़ियों के बीच में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। या तो वो यहाँ भेड़ियों का शिकार बनेगा और या फिर एक जाबाज स्पार्टा बन के वापस लौटेगा। और इस बहादुरी के पराक्रम के बाद में आखिर एक स्पार्टन अपनी जिंदगी अपने देश की सेवा के लिए तैयार हो जाता है। और ये लड़का जो हमारे सामने है वो कोई आम लड़का नहीं, वो यूनान का राजा लियोनाइडस है। इस शानदार देश की नजर हमेशा से पर्सिया के राजा जर्क्सीज पर थी। आज लियोनाइडस के लिए बेहद ही कठिन दिन है, क्योंकि इस दिन जर्क्सीज ने अपने मैसेंजर को राजा लियोनाइडस के पास कुछ समझौते के लिए भेजा है। ये बात जब लियोनाइडस को पता चलती है कि एक पर्सियन दूत उनसे मिलने के लिए आया है तो लियोनाइडस के माथे पर हल्की सी सिकन होती है, लेकिन राजा होने के मुताबिक उसे बिना घबराए हर चीज का डट के सामना करना है। लियोनाइडस पर्सियन दूत से मिलने जाता है तो वो दूत सिर्फ जमीन और पानी की मांग करता है। एक स्पार्टा के लिए उसकी मातृभूमि से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मगर फिर भी जब ये दूत लियोनाइडस को अपने राजा की बढ़ाई बता के उसे जलील कर रहा होता है तो इस बात से लियोनाइडस बेहद ही गुस्सा हो जाता है। लियोनाइडस जानता है कि पर्सिया के राजा के पास विशाल सेना है, वो उसके शहर को चुटकियों में तबाह कर सकता है, लेकिन स्पार्टन्स की यही खूबी है कि वो किसी के भी सामने नहीं झुकते। और जब इस पर्सियन दूत ने यहाँ उसके लोगों और उसकी बेइज्जती की तो इसकी सजा में उसने मैसेंजर को ही मार दिया, और इसी के साथ में अब पर्सिया और यूनान के बीच में ये युद्ध यही शुरू हो जाता है। लियोनाइडस भी जानता है कि उसका ये फैसला बहुत ही मायने रखता है। इस बात का पता लगाने के लिए क्या पर्सिया से युद्ध करना ठीक रहेगा तो वो पुजारियों के पास में जाकर देवता इस बारे में क्या सोचते हैं ये पता लगाने जाता है। यहाँ के पुजारी जो बेहद ही अकड़ू और बदसूरत हैं, लियोनाइडस इनको अपनी युद्ध की चाल बताता है, मगर ये पुजारी फिर भी इस बात के लिए मना कर देते हैं। लियोनाइडस फिर इनसे देवताओं से इसके बारे में पूछने को कहता है। देवताओं से संपर्क करने के लिए यहाँ की सभ्यता की सबसे खूबसूरत लड़की पर रिचुअल किया जाता है, जिसके बाद में देवता उसी में समा कर अपना मैसेज देते हैं। देवता भी यही कह रहे होते हैं कि युद्ध करना सबसे बड़ी भूल होगी, जिसके बाद में लियोनाइडस निराश होकर यहाँ से चला जाता है। लियोनाइडस भले ही यूनान का राजा है, लेकिन उसे युद्ध के लिए सैनिक कुछ लोगों की रजामंदी के बगैर नहीं मिलेंगे। पुजारियों ने तो पहले ही मना कर दिया और यहाँ की संसद से भी काम नहीं चलेगा। राजा बेहद ही सोच में होता है और अब अगले दिन लियोनाइडस सभी नियमों को ठुकरा कर, अपने देवताओं के फैसलों को ठुकरा कर महज 300 सैनिकों के साथ में युद्ध करने का फैसला करता है। यहाँ पर आए सैनिकों के जोश को देखकर ही पता चल रहा है कि सभी की लियोनाइडस के जैसी ही सोच है। लियोनाइडस अपनी फौज के साथ में निकलने वाला होता है कि तभी यहाँ पर संसद के लोग आकर उन्हें जाने के लिए रोकने लगते हैं, मगर लियोनाइडस बस ये कहकर कि मैं बस घूमने के लिए जा रहा हूँ और ये सभी मेरे अंगरक्षक हैं, इतना कहकर वो युद्ध के लिए निकल जाता है। अपनी जमीन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी आजादी के लिए वो 300 लोग युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने पर लियोनाइडस को आर्केडियंस की फौज मिलती है। ये लोग भी स्पार्टन्स का युद्ध में साथ देने के लिए आए होते हैं, मगर जब उन्हें ये पता चलता है कि ये महज 300 स्पार्टन्स हैं जबकि आर्केडियंस की फौज ज्यादा है, तो आर्केडियंस लियोनाइडस पर सवाल उठाते हैं। लियोनाइडस फिर एक आर्केडियन से पूछता है कि तुम्हारा पेशा क्या है। वो बताता है कि मैं कुम्हार हूँ। राजा दूसरे से उसका पेशा पूछता है जो वो लोहार होता है। अब राजा अपने लोगों से उनका पेशा पूछता है जो वो सभी लोग सिर्फ खून खून कहते हैं। इससे पता चलता है कि स्पार्टन्स की सेना आर्केडियंस से कहीं बढ़ी है और अब इतना कहने के बाद में सभी जंग की ओर चल देते हैं। कई मीलों लंबी दूरी तय करने पर ये लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां पर्सियन लोगों ने इस शहर पर अपने जुल्म का कहर बरसाया है। ये दरिंदे जो लोगों को बेरहमी से मारते, जिन्हें देखकर ये तो अंदाजा लग गया है कि ये कितने बेरहम हैं। आखिरकार ये सभी लोग मौत की खाई से होते हुए नरक के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, जहां से अंदर वो इन पर्सियंस को आने से रोकेंगे। आज के दिन तूफान देवता भी स्पार्टन्स का साथ देने में नहीं चूके। कई सारे पर्सियन
पर्शियंस जहाज डूब गए जिनमें उनके कई सैनिक मरे। यूनानी फौज इससे बेहद ही खुश थी, मगर कई नावों के डूब जाने के बाद भी इनकी तादाद चींटियों की तरह किनारे पर रेंग रही है। यूनानी फौज दुश्मनों के आगे ना आ पाने के लिए मौत की दीवार बनाते हैं। अब इसी दौरान पर्शियन की तरफ से एक बार और दूत भेजा जाता है, जो वो आखिरी बार इनको सोचकर घुटने टेकने को कहता है, मगर घुटने टेकना स्पार्टन्स को बिल्कुल भी नहीं आता और इसी के साथ में जंग का बिगुल भी अब बच जाता है। स्पार्टन्स के जंग के निकलते वक्त से ही एक अपाही जिसका नाम एफेल्टेस है, वो उनका शुरू से ही पीछा कर रहा था। वो राजा से मिलने पर पहले बताता है कि एक और जगह है जहाँ से दुश्मन आ सकते हैं। वो राजा से अपने बारे में बताता है कि उसके पिता भी एक जाबाज स्पार्टन योद्धा थे और वो भी अपने पिता की तरह अपने देश के लिए लड़ना चाहता है। राजा जानता है कि किसी अपाहिज का स्पार्टन में चयन नहीं हो सकता, इसीलिए वो उसको इसके लिए मना कर देता है, जिस बात पर एफेल्टेस बेहद ही नाराज हो जाता है। अब इस तरफ अचानक से जमीन हिलने लगती है, ऐसा लग रहा है कि कोई जलजला आ रहा है। दूसरी तरफ नजर घुमाने पर पता चलता है कि कई हजारों की सेना खून की प्यासी होकर इन मुट्ठी भर लोगों को मार डालने के लिए आगे आ रही है। राजा अपनी फौज के उत्साह को बढ़ाता है और अब दोनों पक्षों के बीच में महायुद्ध चालू हो जाती है। तादाद में भले ही पर्शियन सैनिक इन लोगों से कहीं ज्यादा हैं, लेकिन किसी डर का सामना किए बगैर वो इन सभी पर भारी पड़ रहे थे। इन स्पार्टन्स पर तीरों की भी बौछार होती है, लेकिन किस सिचुएशन में कैसे सामना करना है ये बात इन्हें अच्छे से पता है। पर्शियंस के योद्धा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जितने भी मारो उससे कहीं ज्यादा लोग और भी आते जा रहे थे, मगर इन पर्शियन को भी पता है कि उनका सामना किन जाबाजों से हो रहा है। ये स्पार्टन्स सभी को धूल में मिलाते जा रहे थे। इन सभी की बहादुरी को देखकर आखिरकार पर्शिया के महान राजा जर्क्सीज को लियोनाइडस के सामने आना पड़ा। जर्क्सीज का सिंहासन काफी यूनिक तरह का है। उसके सिंहासन के नीचे कई सारे गुलाम उसे कंधे पर लेके चल रहे होते हैं और जर्सीज की वेशभूषा भी काफी डिफरेंट है। जर्सीज नीचे उतरकर लियोनाइडस के पास में आकर उसे बहादुरी से जंग लड़ने के लिए तारीफ करता है। जर्सीज लियोनाइडस के सामने कई सारे प्रस्ताव रखता है जिससे वो उसके आगे घुटने टेक सके, लेकिन जर्सीज शायद लियोनाइडस के जज्बे से बेखबर है। लियोनाइडस खुद उसे युद्ध के लिए ललकारता है, जिसके बाद में ये युद्ध फिर से कंटिन्यू हो जाती है। अभी तक जितने पर्शियंस को मारा गया था उन्हीं के मृत शरीर से ये यूनानी दीवार को ऊंचा कर रहे थे, मगर काले अंधेरे से बादलों के नीचे ये काल बनकर यूनानियों के सामने आते जा रहे थे। कई सैनिक जिनके साथ में अजीब ढंग के राक्षस भी पर्शियन के साथ में थे, वो यूनानियों पर हमला तो करते हैं, लेकिन स्पार्टन्स के बल के आगे सभी मारे जाते हैं। जिस बात का गुस्सा और खौफ अब जर्सीज को भी होने लगा है। बिना जीती हुई जंग, लेकिन अभी तक उसमें अच्छा प्रदर्शन करने पर सभी स्पार्टन्स बेहद खुश होते हैं, मगर इन सब में उनका राजा ही केवल शांत होता है। उसे पता है कि ये दिन हमारा है, लेकिन कल का इम्तिहान और भी कठिन होगा। अगले दिन सभी स्पार्टन्स तैयार होते हैं। पर्शियंस के तरफ से कई गुलाम और जानवरों को जंग में लाया जाता है, मगर ये भारी भरकम जानवर और नरक से आए शैतान भी इनके सामने टिक नहीं पाते। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन सेना के कप्तान स्टेलियोस का बेटा एस्टिनोस की इस बहादुरी भरी जंग में जान चली जाती है। अपने जवान बेटे की सरकटी लाश को देखकर कप्तान कतार छोड़ के आगे चला गया। बेटे को खोने के गम में उसकी चीखें दुश्मन के नगाड़े से भी ज्यादा खौफनाक थीं। उसे काबू में लाने के लिए 3 आदमियों की जरूरत पड़ी। स्पार्टन अभी तक सब पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन जब खुद का आदमी दुश्मन से मिल जाए तो जंग की वहीं से हार हो जाती है। लियोनाइडस ने जब एफेल्टेस को जंग में शामिल नहीं किया तो वो जर्सीज के पास में जाकर उसकी जंग में शामिल हो गया। उसे सेना को अंदर जाने के लिए अलग से रास्ता पता था, और ये बात जब वो पर्शियन से बता देता है तो यहाँ से पर्शियन की जीत अब कन्फर्म थी। ये बात अब आर्केडियंस को पता चलती है कि किसी विरोधी ने गुप्त रास्ता बता दिया है, जिससे अब हार निश्चित है। जिसके बाद में आर्केडियंस लियोनाइडस के सामने जाकर ये बात कहता है और साथ में वो ये जंग भी यहीं पर बंद करने को कहता है। मगर स्पार्टन का यही नियम है कि जंग से कभी पीछे नहीं हटना, भले ही जान क्यों न चली जाए। आर्केडियंस तो अपनी जान बचा के चले जाते हैं और यहाँ सिर्फ स्पार्टन्स योद्धा बचते हैं। अब जबकि हार निश्चित थी तो राजा इस जंग को भविष्य में भी लोग याद करें कि स्पार्टन सैनिक कितने बहादुर थे। वो डिलियोस नाम के एक सैनिक को वापस लौटकर ये सारी बातें बताने के लिए कहता है। डिलियोस जो कि वो भी पीछे नहीं हटना चाहता, वो भी अपने देश के लिए मर मिटना चाहता है, मगर राजा के आदेश के मुताबिक वो वापस लौट जाता है। शहर में इस तरफ राजा की पत्नी भी जंग में और सैनिकों को भेजने के लिए मांग करती हैं, मगर सभा के सदस्यों में एक गद्दार होने के चलते ऐसा पहले भी संभव नहीं हुआ था और इस बार भी नहीं हो रहा था, जिससे राजा की पत्नी ने उसे इस भरी सभा में ही मार दिया। उसके मरते वक्त ही हमें ये पता चला कि वो जर्सीज से मिला हुआ था। अब इस तरफ हम देखते हैं कि स्पार्टन्स को चारों ओर से पर्शियन सैनिकों ने घेर
घेर लिया है। जर्सीस भी उनके सामने आता है। उनकी फौज का सरदार लियोनाइडस के सामने आकर ये प्रस्ताव रखता है कि अगर तुम भगवान जर्सीस के सामने अपने घुटने टेक दो तो वो तुम्हारी जान बख्श देंगे। वो सरदार लियोनाइडस को कई सारे लालच दे के घुटने टेकने को कहता है, जिसे सुनने के बाद में लियोनाइडस भी सोच में पड़ जाता है। लेकिन कुछ रिएक्शन करने से पहले लियोनाइडस एफियल्टस को उसकी लंबी उम्र की दुआ देता है और फिर वो अपना भाला और ढाल नीचे फेंक देता है। वो अपने घुटने भी टेकता है, जिसे देखकर जर्सीस भी चौंक जाता है। लेकिन इस बात का अंदाजा वो नहीं लगा पाता है कि इसके पीछे भी एक साजिश है। लियोनाइडस के पीछे स्टेलियोस निकलकर पहले तो वो उसके सरदार को मार देता है, जिसके बाद में जंग फिर चालू होती है और बाद में लियोनाइडस अपना भाला उठा के जर्सीस के ऊपर चला देता है। भाला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन जर्सीस को भाला सिर्फ उसके मुंह को छूकर निकलता है। अब इसके बाद सारे स्पार्टन्स मारे जाते हैं और अंत में लियोनाइडस की भी दर्दनाक तरीके से मौत होती है। डिलियोस भी इधर वापस पहुंचता है। वो गॉर्गो से लियोनाइडस की बहादुरी के बारे में बताता है। डिलियोस ये सारी बातें वहाँ के और लोगों को भी बताता है। वो बताता है कि कैसे हमारे लिए राजा लियोनाइडस ने अपनी जान कुर्बान करके हमारी सुरक्षा की। इस बात से मोटिवेट होकर अब सारे यूनानी मिलकर जर्सीस से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी भी जर्सीस की सेना इन स्पार्टन से बड़ी है, लेकिन जब महज 300 लोगों ने ही इन पर्शियंस को उनकी नानी याद दिला दी तो इतने सारे स्पार्टन्स के सामने इनका क्या हाल होगा, ये बात तो आप सोच ही सकते हो। और अंत में अब यहीं पर ये मूवी एंड होती है। ये मूवी रियल स्टोरी पर बेस्ड है। इस मूवी में हमें ये तो सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने अंदर से डर को खत्म कर दें तो कितनी भी बड़ी चुनौती हमारे सामने है उसका हम लोग डटकर सामना कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी 2006 के एक एक्शन वार के ऊपर बेस्ड मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है 300। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।